हेलो फ्रेंड, आइए आज बीए पार्ट 1 के लिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंदवंश। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नंदवंश। नंदवंश ये बीए पार्ट 1 के लिए है। बीए पार्ट 1 ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है नंदवंश। इससे पहले हम लोगों ने देखा था शेषुनाग वंश। तो शेषुनाग का वंश का जो आखिरी राजा होता है उसको मारकर महापद्म नंद ने एक नए राजवंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है नंदवंश। क्योंकि इस वंश में 9 शासक हुए इसीलिए इस वंश को कहा गया नंदवंश। ठीक है, 9 शासक होने के कारण ही इसका नाम पड़ा नंदवंश। महापद्म नंद के बारे में ये कहा जाता है इसका जो पिता था उसका नाम था महानंदिन। क्या नाम था? तो महानंदिन। इसके पिता का नाम होता है महानंदिन। और उसके बाद महापद्म नंद या उग्रसेन या महापद्म नंद या महापद्मनंद, कुछ भी कहिए। उग्रसेन, इसे उग्रसेन क्यों कहा जाता है? अत्यधिक क्रोधी होने के कारण इसे उग्रसेन कहा जाता है। देखिए नाम पे ही जाइए, उग्रसेन। अत्यधिक क्रोधी होने के कारण इसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उग्रसेन के नाम से संबोधित किया जाता है। जहां तक इसके बारे में जानकारी का प्रश्न है तो इसके बारे में जानकारी हमको पुराणों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो पुराण से मिलती है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। ठीक है, जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन पुराण से मिलती है तथा अन्य कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में इन्हें कहा गया है कि पुराणों में इसके पिता को कहा गया है क्षत्रिय और इसकी माता को शूद्र कहा गया है। तो क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से उत्पन्न संतान कहा जाता है किसको? उग्रसेन को कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे पुराण क्या कहता है तो पुराण ये कहता है कि इसका जो पिता होता है वो क्षत्रिय होता है और माता जो इसकी होती है वो शूद्र होती है। तो इसके बारे में ये कहावत मिलती है कि चूंकि ये जो शेषुनाग वंश का जो आखिरी शासक होता है तो ये उसके संरक्षण के बहाने इसने शासन पर अधिकार कर लिया था। क्योंकि ये दिखने में बड़ा सुंदर था और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जाति का नाई था। क्या था? तो नाई। तो जाति का ये जो है नाई था, जाति का नाई था और दिखने में बड़ा सुंदर था और सुंदर होने के कारण ही ये रानी का प्रेम पात्र बन जाता है। सुंदर होने के कारण ये रानी का प्रेम पात्र बन जाता है। इसलिए इसने अल्पवयस्क राजकुमारों के संरक्षण के बहाने क्या किया कि शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद इसने क्या किया कि अल्पवयस्क शासक की हत्या करा दी। उसके बाद इसने बाद में ये कहा जाता है कि इसने रानी की भी हत्या करा दी और हत्या कराने के बाद शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है नंदवंश। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए कि नंदवंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो संस्थापक की बात करेगा संस्थापक। तो इस वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महापद्म नंद को। ठीक है, महापद्म नंद या उग्रसेन, दोनों में से कोई भी नाम दे देगा। उग्रसेन तो कुछ भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महापद्म नंद या उग्रसेन को इस वंश का संस्थापक माना जाता है, नंदवंश का संस्थापक। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसकी उपाधि के बारे में आता है। जब भी उपाधि पूछा जाए तो इसकी उपाधि थी एक राज की।
एक राज। अगर आपसे पूछा जाए कि एक राट की उपाधि किसने धारण की थी, तो एक राट की उपाधि किसने धारण की थी, तो महापद्म नंद ने ही एक राट की उपाधि धारण की। पिछले वीडियो में हमने आपसे इसके बारे में बताया था, जरा सा थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे लीजिएगा। अगर ये कहे कि एक राट का मतलब देखिए, जो उत्तर में शासन करता है उसे क्या कहते हैं, उत्तर में होता है उस राजा को कहते हैं विराट। उत्तर में जो शासक शासन करता है उस राजा को किस नाम से जानते हैं, तो विराट। और दक्षिण में जो शासन करता है, दक्षिण का जो राजा है इसे कहते हैं भोज। दक्षिण के राजा को किस नाम से संबोधित करते हैं, तो दक्षिण के राजा को भोज के नाम से संबोधित करते हैं। और पूर्व में जो शासन करता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो जो पूर्व में शासन करता है उसे कहते हैं सम्राट। और पश्चिम में जो शासन करता है, पश्चिम में जो शासन करता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिम में स्वराट के नाम से जानते हैं, स्वराट। और जो बीच में जिसका शासन होता है उसे कहते हैं एक राज। यानी जो समस्त क्षेत्रों पे अधिकार कर ले उसे क्या कहते थे, एक राट। तो एक राट की उपाधि किसने धारण की, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि एक राट की उपाधि महापद्म नंद ने धारण की थी। ठीक है, और इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है, द्वितीय परशुराम। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता है, तो द्वितीय परशुराम महापद्म नंद को कहा जाता है। इसी को भार्गव भी कहा जाता है, क्योंकि परशुराम जी का एक और नाम था, क्या नाम था, तो भार्गव। तो इसको भार्गव भी कहा जाता है। मान लीजिए थोड़ा सा अंदर जाए तो ये पूछ सकता है कि इसको भार्गव कहा जाता है, तो अगर ऐसा पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद को भार्गव भी कहा जाता है। और द्वितीय परशुराम की उपाधि किसने धारण की, अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। इसे द्वितीय परशुराम क्यों कहा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम क्यों कहा जाता है, अगर ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा कि महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम इसलिए कहा जाता है क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था, तो वैसे इसने भी क्षत्रियों का संहार किया था, इसीलिए इसे द्वितीय परशुराम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जानते रहिएगा। इसकी उपाधियों से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, या ये एक राट से आ सकता है, या द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता है इससे भी आ सकता है, या भार्गव से आ सकता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। और सबसे पहले इसने ही एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, तो ये महापद्म नंद ही था जिसने सबसे पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अखिल भारतीय साम्राज्य का मतलब क्या होता है, जरा इसको जान लीजिएगा। अखिल भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय साम्राज्य का मतलब क्या होता है, जो लगभग सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर ले उसे, और भारत को एकीकृत कर दे, उन छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एकीकृत कर दे। तो ऐसा सबसे पहले करने वाला कौन होता है, तो यही होता है उग्रसेन या महापद्म नंद। इसने ही सबसे पहले छोटे छोटे, चूंकि इसके पहले हम देखते हैं कि भारत का जो एरिया था वो क्या था कि छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ था। तो इन सारे छोटे छोटे एरिया को जीतकर इसने क्या किया कि एकीकृत कर दिया। तो सबसे पहले किसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उग्रसेन या महापद्म नंद। इसी ने सबसे पहले सारे क्षेत्रों को, इन सारे क्षेत्रों को जीतकर अखिल भारतीय, उत्तर भारत से लेते हुए दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करता है। सबसे पहले उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर किसने अधिकार किया, अगर ऐसा भी आता है तो ये हो जाएगा उग्रसेन या महापद्म नंद। इसने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीतकर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो ये आप बता सकते हैं, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इस नंद वंश में कितने शासक हुए। अगर ऐसा पूछता है तो 9 शासक हुए। कितने हुए, 9 शासक। 9 शासक होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, नंद वंश। और इसका जो संस्थापक शासक होता है वो होता है उग्रसेन। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया, उग्रसेन या महापद्म नंद। दूसरा पांडु, तीसरा पांडुगति,
पांडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, अब अगला गोविसाड़क, अगला 10 सिद्धक, अगला कैवर्त, और 9वां जो शासक होता है वो है घनानंद। तो ये इस वंश में कुल ओवरऑल 9 शासक होते हैं। पहला होता है उग्रसेन या महापद्म नंद, दूसरा होता है पांडुक, तीसरा होता है पांडुगति, चौथा होता है भूतपाल, पांचवा होता है राष्ट्रपाल, छठा होता है गोविसाड़क, सातवां होता है 10 सिद्धक, आठवां होता है कैवर्त और 9वां होता है घनानंद। ये ओवरऑल कितने होते हैं? तो 9 शासक होते हैं। इसका शार्ट वीडियो स्क्रीन ले लीजिएगा, शार्ट स्क्रीन इसका ले लीजिएगा, क्योंकि कभी भी अगर थोड़ा संदर्भ जाता है तो इसका हो सकता है क्रम पूछ लें। तो अगर क्रम पूछे तो एकदम सही क्रम इसका यही होगा, ठीक है। या 9 के नाम कभी कभी नाम ही पूछ लेता है, तो ये जानते रहिएगा, यही नाम होंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, 4-5 शासकों का नाम दे देगा, 1-2 अलग शासकों का नाम देगा, उसमें मैचिंग कराने के लिए पूछ सकता है, तो आता है। तो जब आपको जानकारी रहेगी तब इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो पहला शासक होता है महापद्म नंद, ठीक है। इसी ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी। और इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है पांडुक। इसके बाद ये कहा जाता है कि उग्रसेन के ही बाकी सारे जितने शासक होते हैं ये इसी के लड़के होते हैं, उग्रसेन के ही सारे लड़के होते हैं। लेकिन ये जो सारे शासक हुए हैं, सभी शासक कैसे होते हैं? निर्बल शासक होते हैं। इतिहास में इनके बारे में विशेष जानकारी हमको नहीं प्राप्त होती, इसलिए हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या योगदान दिया और कौन से ऐसे कार्य किए जिसके बारे में इतिहास ही नहीं याद करे, ऐसा कुछ मिलता नहीं, इसलिए इनके बारे में नहीं। आखिरी जो इस वंश का शासक होता है जिसका नाम होता है घनानंद, घनानंद के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलता है। घनानंद के बारे में ये कहा जाता है कि घनानंद, इसका नाम क्यों पड़ा? घनानंद या धननंद, 2 नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। या घनानंद या धननंद, धननंद या कहे घनानंद, 2 नामों से जाना जाता है। धननंद इसे क्यों कहा जाता है? तो धननंद इसे इसलिए कहा जाता है कि धन एकत्रित करने की इसकी ज़्यादा लालसा होती थी, धन एकत्रित करने की एक सनक इसको सवार थी, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? धननंद के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्या है? घनानंद, ठीक है। तो चाहे कोई भी नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो, दोनों नाम को जानती रहिएगा, क्योंकि अगर कभी कभी हो सकता है कि घनानंद लिख के नहीं दे और उसकी जगह सिर्फ यही लिख के दे, तब समस्या हो जाएगी। तो इसलिए दोनों नाम जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो धननंद या घनानंद होता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जनता में बड़ा अलोकप्रिय शासक था। और इसकी अलोकप्रियता का कारण क्या होता है? इसकी अलोकप्रियता का कारण ये होता है क्योंकि ये धन बहुत ज़्यादा अर्जित करना चाहता था, इसलिए इसने क्या किया कि जनता पे तरह तरह के कर लगाने लगा। और तरह तरह पे कर लगाने के कारण जनता में ये क्या हो जाता है? अलोकप्रिय हो जाता है। जनता इसे पसंद नहीं करती थी, जनता इसे पसंद नहीं करती थी। और इसकी अलोकप्रियता का ही फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को ही मारकर एक नए वंश की स्थापना करी थी, जिसका नाम होता है मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश। अब इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, जब आगे चलेंगे तो मौर्य वंश के बारे में चर्चा होगी। लेकिन ये जानते रहिएगा, इस वंश नंद वंश का विनाश किसने किया था? अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका विनाश किया था, ठीक है। तो नंद वंश को इसने मारकर एक नए वंश की स्थापना करी। और इसके बारे में ये कहा जाता है क्योंकि ये धन बहुत ज़्यादा अर्जित करता था, तो इसने जो है किसी नदी के किनारे बहुत सारा सोना और चांदी किसी नदी के किनारे ये छुपा कर रखा था। और इसी के समय में ये जो कि नंद वंश का आखिरी जो शासक है घनानंद,
इसी के समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो आइए अब आगे देखते हैं सिकंदर का आक्रमण। अगला जो टॉपिक है वो है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के आक्रमण से पहले थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन बने, आपसे पूछा जाए कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण भारत पर सबसे पहले किस विदेशी ने आक्रमण किया? तो पारसिकों का पहला आक्रमण होता है। किसका होता है? पारसिक का। ये पारसिक कह दे चाहे ईरान कहे, एक ही नाम होता है, ठीक है, जानती रहिएगा। जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ऐसे कुछ भी कहता है तो सेम भारत के लिए सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वैसे ही चाहे पर्सिया कह दे चाहे ईरान कह दे, ठीक है, चाहे फारस कह दे, एक ही होगा, कुछ भी नाम कहे एक ही होगा। तो ये जानते रहिएगा। सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो साइरस द्वितीय था। कौन था? तो साइरस द्वितीय होता है ये। इसने भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो साइरस द्वितीय। ये साइरस द्वितीय किस वंश का था? तो हक्खामनीसी वंश का था। मनीष वंश का होता है। हक्खामनीसी, कहीं कहीं मनीषी देता है, मनीषी तो, लेकिन मनीष जानते रहिएगा, हक्खामनीस वंश का था, या हक्खामनी वंश, ठीक है, कुछ भी दे दे, जानते रहिएगा। हक्खामनी वंश का ये साइरस द्वितीय होता है। साइरस द्वितीय, इसी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अगर ये कहे कि हक्खामनीसी या हक्खामनी वंश का संस्थापक शासक कौन है? तो साइरस प्रथम था। साइरस प्रथम इस वंश का संस्थापक शासक होता है। अगर संस्थापक की बात करेगा, ठीक है, तो संस्थापक हो जाएगा साइरस प्रथम। और किसने भारत पर आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो ये हो जाएगा साइरस द्वितीय। किस वंश का था? तो हक्खामनीसी वंश का था। इसने भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर के समय इस हक्खामनीसी साम्राज्य का शासक कौन होता है? अगर ऐसा पूछता है तो दारा तृतीय होता है। दारा तृतीय होता है, ठीक है। और इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इनके 3 अभिलेख हैं। दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं। दारा प्रथम के 3 अभिलेख कौन है? बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श-ए-रुस्तम, ये 3 अभिलेख हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श-ए-रुस्तम किसके अभिलेख हैं? तो ईरानी शासक दारा प्रथम की ये सारे अभिलेख हैं। और इनके बारे में जानकारी का एक माध्यम है ये सब, ठीक है। तो जानते रहिएगा, कभी भी इनके बारे में आपसे पूछा जाता है तो, या इनका कभी कभी यही अभिलेख से ही पूछ लेता है, अभिलेख से भी पूछे तो आप बता सकते हो किसका अभिलेख है? बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श-ए-रुस्तम, ठीक है। इन तीनों को जानते रहिएगा। तो दारा तृतीय का अरबेला के मैदान में, किस अरबेला के मैदान में दारा तृतीय का सामना किससे होता है? सिकंदर से होता है। और सिकंदर ने इसे पराजित करके इन सारे क्षेत्रों, जो भारतीय क्षेत्र जिस पर हक्खामनीसी शासकों का वर्चस्व था, उन सारे क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो जाता है? सिकंदर का हो जाता है। उस पर किसका अधिकार हो जाता है? तो सिकंदर का हो जाता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं सिकंदर का आक्रमण। अगर ये विदेशी आक्रमण का पूछे कि सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था, तो हक्खामनीसी वंश साइरस द्वितीय का, ये जानते रहिएगा। अब आइए सिकंदर देखते हैं, सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण। बात अगर इस सिकंदर के बारे में की जाए तो सिकंदर कहाँ का था? तो सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था, यूनान। और मान लीजिए कभी कभी अगर यूनान नाम नहीं देता तो उसकी जगह क्या देगा?
उसकी जगह नाम देगा मेसेडोनिया, मेसोडोनिया, ठीक है। या तो कभी कभी यूनान नाम देगा, अगर मान लीजिए यूनान नाम नहीं देता तो यूनान की जगह कौन सा नाम देगा, तो यूनान की जगह नाम देगा मेसोडोनिया। तो सिकंदर कहाँ का शासक था, यूनान का, और या मेसेडोनिया का। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, अगर जन्म की बात करेगा तो 356 BC। कभी कभी आपको एक परेशानी होती होगी, परेशानी ये होती होगी कि हम घटनाओं में ऊपर नीचे देखते हैं 356 में इसका जन्म हुआ, 36 वर्ष में शासक बना, 36 वर्ष में शासक बना ना, सॉरी 20 वर्ष में शासक बना, 20 वर्ष में शासक और 336 में शासक बना, 336 BC ना। तो आपके दिमाग में ये चलता होगा कि 356 में जन्म हुआ और शासक बनता है 336 में, ये कंफ्यूज आपको कर देता है। देखिए AD BC में कंफ्यूजन हमेशा लोगों को बना रहता है। तो AD का मतलब होता है AD और दूसरा होता है BC। AD का मतलब होता है ईस्वी सन, ईस्वी सन, एमिनो डोमिनी यानी ईस्वी सन, और BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। अब BC को हम इस समय वर्तमान में क्या लिख रहे हैं, BCE, BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। BC को हम किस नाम से संबोधित करते हैं, तो BC को BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, और AD को किस नाम से CE कहते हैं, CE। CE का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा, सॉरी करेंट एरा, इसको कहते हैं करेंट एरा, वर्तमान समय, युग, वर्तमान, एरा का मतलब होता है युग, वर्तमान युग। तो देखिए जब हम पीछे की घटनाओं में जाएंगे, पीछे की घटनाओं के लिए हम क्या करते हैं, ईसा पूर्व यानी BC शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 BC में, तो अब इस, और शासक कब बना, 336 BC में। तो शासक बना 336 में और जन्म कब हुआ, 356 में। तो जन्म को जानने के लिए हमको क्या करना होगा, पीछे जाना होगा। तो पीछे जाने के लिए हम BC का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वर्तमान घटनाओं को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, AD का, ईस्वी सन का प्रयोग करते हैं। तो ये जानते रहिएगा, इसके बारे में कन्फ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है या कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जानते रहिएगा। कभी भी जो है आपसे AD BC के बारे में पूछे तो ये आप बता सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में चर्चा इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि बार बार घटनाएं ऊपर नीचे हो रही हैं तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए जानते रहिएगा। 356 BC यानी ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म होता है और शासक कब बनता है, 20 वर्ष की अवस्था में, यानी 336 BC में या ईसा पूर्व में। और इसके पिता का नाम क्या था, सिकंदर के पिता का नाम पूछे तो फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय इसके पिता का नाम था, पिता का नाम फिलिप द्वितीय। और माता का नाम, देखिए बड़ी सारी किताबों में आपको माता का नाम नहीं मिलेगा, सिर्फ पिता का नाम मिलेगा, लेकिन माता का नाम नहीं मिलेगा। तो ये जानते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा अंदर का प्रश्न है। माता का नाम क्या था, ओलंपिया, ओलंपिया, ओलंपिया इसकी माता का नाम था और पिता का क्या नाम था, फिलिप द्वितीय। और पत्नी का नाम, देखिए पत्नी का नाम भी बड़ा मुश्किल है, मिलेगा नहीं, आप जानते रहिएगा। पत्नी का नाम क्या था, रुक्सार, कहीं कहीं रुक्साना देता है, तो ये जानते रहिएगा। रुक्साना बैक्टीरिया की थी, रुक्साना। स्टेटेरा द्वितीय, स्टेटेरा द्वितीय। और तीसरी पत्नी का नाम था पेरिसाटिस, पेरिसाटिस द्वितीय। ये सिकंदर की 3 पत्नियां थीं। तो पहली पत्नी का नाम क्या था, रुक्साना, और दूसरी का स्टेटेरा द्वितीय, और तीसरी पत्नी का क्या नाम था, तो तीसरी पत्नी का नाम था पेरिसाटिस द्वितीय। तो ये जानते रहिएगा, अगर इसकी पत्नी का नाम पूछे तो आप बता सकते हो। वैसे फिलहाल इतना अंदर जाता नहीं, लेकिन आप जानते रहिएगा।
तो पिता फिलिप द्वितीय, माता ओलंपिया, और ये इसकी पत्नी का नाम था। और इसका जो संरक्षक होता है, सिकंदर के संरक्षक का क्या नाम था? अगर ये पूछता है तो ये जानते रहेगा, अरस्तु। अरस्तु सिकंदर के संरक्षक का क्या नाम था? तो सिकंदर के संरक्षक का नाम होता है अरस्तु। सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार इसने क्या किया कि किसी ज्योतिषी से इसने अपना हाथ दिखवाया। तब जब इसने ज्योतिषी से अपना हाथ दिखाया तो उसने पूछा ज्योतिषी से कि ये बताइए क्या मैं विश्व विजय कर सकता हूँ? तो ज्योतिषी ने कहा कि देखिए, हाथ की एक ऐसी लकीर है जो आपके जहाँ मिलना चाहिए वहाँ मिल नहीं रही है, अगर वहाँ पे मिल जाए ये लकीर तब आप विश्व विजय कर सकते हो। तो इसने क्या किया कि खंजर निकाला, और खंजर निकालने के बाद उस लकीर को जहाँ ज्योतिषी बता रहा था मिलना चाहिए वहाँ उस लकीर को उसने खंजर से मिला दिया और कहा कि अब बताइए क्या मैं विश्व विजय अब कर सकता हूँ? तो उसकी इस बहादुरी से जो है ज्योतिषी हैरान रह गया। उसने कहा बिल्कुल आप जरूर कर सकते हो विश्व विजय। तो ये इसकी बहादुरी का परिचायक है। सबसे पहले जब ये 20 वर्ष की अवस्था में यूनान में शासक बना, तो यूनान में शासक बनने के बाद इसने मिस्र, सीरिया, बैक्ट्रिया, सोग्डियाना आदि के क्षेत्रों पर अधिकार किया। और आदि के क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद ये हिंदुकुश पर्वत होते हुए खैबर दर्रे से होते हुए इसने भारत में प्रवेश किया। जब भारत में इसने प्रवेश किया तो उस समय भारत के क्षेत्रों पर किसका शासन था? हक्कामनीसी शासक दारा तृतीय होते हैं। तो यहाँ पे सिंध के पास दारा तृतीय से इसका युद्ध अरबेला के मैदान में होता है। अरबेला के मैदान में 331 बीसी में। कभी भी ये युद्ध इम्पोर्टेंट है, जानते रहिएगा। अरबेला का युद्ध पूछे किसके किसके बीच हुआ है, तो दारा तृतीय और सिकंदर के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में दारा तृतीय को पराजित करने के बाद सिकंदर ने इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ता है। जब ये सिंध नदी के आसपास आ जाता है तो सिंध नदी के पास आने के बाद इसका सबसे पहली बार किससे सामना होता है? आम्भी से। आम्भी ने क्या किया कि बहुत सारे उपहारों के साथ सिकंदर का यहाँ पर स्वागत किया। और देशद्रोह की जो पहली घटना मिलती है वो भी आम्भी के रूप में मिलती है। भारत का प्रथम देशद्रोही कौन था अगर ऐसा पूछा जाता है तो वो था आम्भी। आम्भी ने ही सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और बहुत सारा इसको रुपया पैसा, सोने चांदी वगैरह उपहार बहुत सारा इसको दिया। आम्भी इससे प्रसन्न हो जाता है, सिकंदर इससे प्रसन्न हो जाता है। तो ये देशद्रोह की पहली घटना। और दूसरा होता है एक शशिगुप्त नामक शासक होता है, उसने भी सिकंदर को, शशिगुप्त, इसने भी जो है सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसने भी सिकंदर का स्वागत किया था। तो ये जानते रहिएगा कि देशद्रोह की पहली घटना किसके रूप में मिलती है? तो आम्भी के रूप में मिलती है। और उसके बाद जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत का ये जो पश्चिमी एरिया था यहाँ पर कैसा शासन था? गणराज्यों का शासन था। गणराज्यों के बारे में हमने बताया था कि गणराज्य उनका जो शासन होता है वो सरदारी सिस्टम पे चलता था। एक एरिया, छोटे छोटे एरिया में ये लोग विभाजित थे। यहाँ पे कई सारे गणराज्य शासन करते थे और जिनका अपना छोटे छोटे एरिया में, इसका मतलब है कि संयुक्त भारत तो था नहीं, विभाजित भारत छोटे छोटे एरिया में सारे शासक हुआ करते थे। और ये सिकंदर के लिए एक अवसर के समान था और सिकंदर ने इसका पूरा फायदा उठा। उसने इन छोटे छोटे जो गणराज्य थे इनको जीतना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर इसने सिकंदर का जो एक प्रसिद्ध युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? अश्वकों के साथ। अश्वक, और जिनकी राजधानी कहाँ होती है? मत्सद। ये जानते रहेगा, अश्वक जिनकी राजधानी थी मत्सद। तो इनके ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया और अश्वकों को पराजित कर दिया इसने। पुरुषों के पराजित होने के बाद यहाँ की जो महिलाएं थीं उन लोगों ने अस्त्र उठा लिया और ये कहा जाता है कि सिकंदर ने धोखा देकर इनको भी पराजित कर दिया और बहुत भारी मात्रा में पुरुषों और स्त्री बच्चों का कत्ल किया गया। इसीलिए सिकंदर के विश्व विजय पर एक काला धब्बा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने एक संधि कर ली थी। उसके बाद जो है इनको यहाँ पर पराजित किया और भारी मात्रा में स्त्री और बच्चों का
कत्लेआम किया। तो इसके बाद जो है अशोकों के बाद उसने अर्जुनायन और योधे बहुत सारे ऐसे जो गणराज्य थे उन सभी गणराज्यों को इसने पराजित किया। उसके बाद सिकंदर का जो एक प्रसिद्ध युद्ध होता है वो जो है झेलम का युद्ध होता है। झेलम का युद्ध होता है। झेलम और सिंधु आसपास के क्षेत्रों पर उस समय जो है पोरस का शासन था, भारतीय शासक पोरस का इन क्षेत्रों पर अधिकार था। पोरस, ठीक है। तो झेलम का युद्ध होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो झेलम का युद्ध कहे चाहे वितस्ता का युद्ध कहे चाहे हाइडेस्पीच का, क्योंकि झेलम नदी को ही हाइडेस्पीच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपसे पूछ सकता है कि झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर प्लस पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध। बहुत ही फेमस युद्ध है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये कहा जाता है कि झेलम और आसपास के क्षेत्रों पे पोरस का अधिकार था और पोरस एक बड़ा वीर और योद्धा साहसी शासक था। सिकंदर ने जब पोरस के पास ये एक प्रस्ताव भेजा कि आप जो है आत्मसमर्पण कर दीजिए तो हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, तो पोरस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसे वीर का सामना करूं मैं युद्ध क्षेत्र में करूंगा, रणभूमि में करना पसंद करूंगा। तो इसी के कारण सिकंदर नाराज हो जाता है और सिकंदर ने जो है इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और दोनों सेनाएं झेलम नदी के इस तरफ जो है सिकंदर की सेना और इस तरफ पोरस की सेना, तो दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने कई महीने तक रह जाती हैं। और वो जो समय होता है जब सिकंदर ने आक्रमण किया, बरसात का महीना होता है, बारिश के कारण नदियां पूरे उफान पर थी और बड़ी जोर की बारिश हो रही थी। और इस घनघोर बारिश के समय में ही सिकंदर ने क्या किया कि आधी रात, लगभग आधी रात का समय था, और उस आधी रात के समय सिकंदर ने क्या किया कि अपनी सेना को के द्वारा एक नावों का पुल बनवाया। और नावों के पुल बनवाने के बाद इसने क्या किया कि आधी रात को जो है आक्रमण कर दिया। और इधर जो है पोरस की सेना क्या अपने टेंट में सोई हुई थी सारी सेना, और अचानक में जब ये लोग नदी इस पार क्रॉस करके इस पार आ गए, तो इस पार आने के बाद इन लोगों ने अचानक में आक्रमण कर दिया। जब अचानक में आक्रमण कर दिया तो सहसा इस हुए आक्रमण से पोरस की सेना में खलबली मच गई और इसी के कारण जो है पोरस की सेना पराजित हो जाती है। और दूसरा ये कहा जाता है कि चूंकि पोरस की जो सेना थी, भारतीय जो सैनिक थे वो अपने बराबर के धनुष लेकर युद्ध किया करते थे, और वो ऐसा धनुष होता था कि उसको जमीन में टिकाने के बाद जो है फिर उसके बाद ये तीर चलाते थे। लेकिन चूंकि अब बारिश होने के कारण वो जो जमीन थी वो गीली हो गई थी, तो जमीन गीली होने के कारण वो धनुष ठीक से टिक नहीं पा रहा था, उसी के कारण इनके पराजय का ये दूसरा कारण होता है। और तीसरा ये कहा जाता है कि प्लूटार्क ने तो इसके बारे में उल्लेख किया, उसने लिखा कि सिकंदर और पोरस के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ, लगभग 8 घंटे तक चला ये युद्ध, और इसमें लगभग सिकंदर जो है पराजित होने वाला था। और उसके बाद इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो ये कहा जा सकता है कि हो न हो सिकंदर और पोरस के बीच में ये जो युद्ध हुआ था एक भयानक युद्ध हुआ था, और इसमें जो है सिकंदर जो है पोरस को पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पर दूसरे साथ ये कहते हैं कि इस युद्ध में पोरस जब पराजित हो जाता है तो पराजित होने के बाद पोरस को बंदी बनाने के लिए आम्बी को भेजा गया। किसे भेजा गया? आम्बी को पोरस को बंदी बनाने के लिए सिकंदर ने भेजा। तो जब ये आम्बी जैसे ही पोरस के पास आता है तो पोरस इसे देखता है, तो देखते ही पोरस की भुजाएं फिर फड़क उठी और इसने भाले से आम्बी के ऊपर प्रहार किया, और आम्बी किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक ऐसा ही पोरस के द्वारा भाला चलाते हुए
सिक्का मिला हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि पोरस ने आम्बी के ऊपर भाले से प्रहार किया था। और उसके बाद सिकंदर ने इसे मनाने के लिए इसके एक मित्र जिसका नाम होता है मेराज, इसके मित्र मेराज को भेजा था। तो इसका मित्र मेराज सिकंदर के पास आता है, पोरस के पास आता है, और फिर पोरस को किसी तरीके से इसने मना लिया। और मनाने के बाद जो है ये जब पोरस को लेके जाता है आत्मसमर्पण कराने के लिए, तो जैसे ही सिकंदर ने पोरस को देखा, तो देखने के बाद सिकंदर ने पोरस से कहा कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो इस पर पोरस ने कहा कि एक विजेता शासक एक पराजित शासक के साथ जैसा व्यवहार करता है, आप भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करिए। और इस उत्तर से सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने पोरस के सारे क्षेत्रों को वापस कर दिया और दोनों में मित्रता हो गई। ठीक है। और उसके बाद जब सिकंदर के भारतीय अभियानों में पोरस ने इसका सहयोग किया था। ठीक है। अब इसके बाद सिकंदर ने कठों के खिलाफ भी युद्ध किया, और कठों के खिलाफ भी इसने युद्ध किया और कठों को भी पराजित कर दिया। लगभग इन सारे क्षेत्रों पर को जीतता हुआ सिकंदर आगे बढ़ता हुआ चला आया, कहाँ तक? व्यास नदी तक। व्यास नदी तक आ गया। जब सिकंदर की सेना व्यास नदी तक आ गई, तो व्यास नदी के उस पार किसका शासन था? घनानंद का, नंदवंशी राजा घनानंद का शासन था। और यहाँ से सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने, वो घनानंद के बारे में जब सिकंदर की सेना सुनती है कि जो घनानंद के पास एक विशाल सेना है, और उसके बाद इसकी जो सेना है, सेना में जो लोग हैं वो चोर डाकू टाइप के लोग हैं, तो जब ये सिकंदर की सेना को इस बात की खबर होती है, तो सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने बड़ा प्रयास किया अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए, बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका प्रयास सारा विफल हो जाता है और सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ना चाहती। उसका दूसरा कारण ये भी होता है कि ये लोग अपने घरों से काफ़ी दिन पहले से निकले हुए थे, काफ़ी क्षेत्रों को जीतते हुए, युद्ध करते हुए कई वर्ष गुजर गए थे, और इसी के कारण और हर युद्ध में इनके शरीर पर काफ़ी घाव भी हो जाता था, रक्तस्राव भी होता था, इससे शरीर थोड़ा सा निर्बल हो गया था। तो कई सारे कारण थे ये सब, इसके कारण ही सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना करने लगी। और सिकंदर इतना लज्जित हुआ कि ये अपने शिविर से 3 दिन तक बाहर निकला ही नहीं। लज्जित होने के कारण सिकंदर अपने शिविर से 3 दिन तक ये बाहर निकलता ही नहीं, अपने शिविर में ही रहा। और बाद में इसने क्या किया कि अपनी सेना को वापस जाने का आदेश दे दिया। तो सिकंदर यहीं से जो है वापस जाने लगा, और वापस जाते समय रास्ते में बेबीलोन में कहाँ? तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कब? 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 में। और इसने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी में। 326 में इसने भारत पर आक्रमण किया, और मृत्यु कब हुई? 323 में। जन्म कब हुआ था? 356 में। शासक कब बना? 336 बीसी में। ये सारी डेट आपको याद रहे। ठीक है। आक्रमण की बात करेगा तो आक्रमण हो जाएगा 326 बीसी में। भारत पर कब आक्रमण किया सिकंदर ने? तो 326 में। और मृत्यु कब हुई? मृत्यु की बात करेगा तो मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन में वापस जाते हुए इसका कारण होता है, वापस जाते हुए भी कई सारे जो है जनजातियों ने इस पर आक्रमण किया, और उन आक्रमणों में ये घायल हो जाता है। घायल होने के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण इसका खून बहुत भारी मात्रा में बह जाता है, और इसके कारण से में ही जो है बेबीलोन पहुंचते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर ने के साथ आने वाले लेखकों के बारे में पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन भारत आया था। तो 3 लेखक जो है या इतिहासकार कहें भारत आए थे, जिसमें नियार्कस, आनी सिक्रेट्स,
आनिसेक्रेट अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, ठीक है। ये 3 इतिहासकार हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर के साथ कौन भारत आया था? तो नियार्कस, आनिसेक्रेट और अरिस्टोबुलस, ये तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए। इसमें से ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी? अगर ये पूछा जाता है कि किसने सिकंदर की जीवनी लिखी, तो सिकंदर की जीवनी किसने लिखा था? आनिसेक्रेट ने ही सिकंदर की जीवनी लिखी। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जानते रहिएगा। सिकंदर ने भारत के जब क्षेत्रों को जीता तो उसने 2 नए नगरों की स्थापना करी। उनका नाम क्या है? तो जब ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकैया, 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 जिसको कहा जाता है जीत का शहर, जीत का शहर, निकैया जीत का शहर। दूसरा, अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बुकाफेला, बुकाफेला, बुकाफाल, कुछ भी लिख के दे, जानते रहेगा। 2 नए नगरों की स्थापना करी। इसके प्रिय घोड़े का नाम था, प्रिय घोड़े का नाम था, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था पूछे तो बुकाफेला, और इसी के नाम पर इसने एक नगर की स्थापना करी, ठीक है। और एक और तीसरा नगर सिकंदरिया, सिकंदरिया, ये 3 नगरों की इसने स्थापना करी। ये जानते रहिएगा। बुकाफेला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर, निकैया झेलम के पास है जिसको जीत का शहर कहा जाता है, और तीसरा सिकंदरिया। ये 3 नए नगरों की इसने सिकंदर ने स्थापना करी। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को जरूर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। सिकंदर से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सभी से क्वेश्चन आएगा। अब अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएं इससे, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न कैसे बनेंगे? आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इन दोनों से, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न कैसे बन सकते हैं इन दोनों टॉपिक से। अब आइए देखिए, जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों के बारे में देखना जरूरी होता है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा उग्रसेन को, उग्रसेन। ये इस वंश का संस्थापक शासक था, संस्थापक। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हो जाएगा उग्रसेन या महापद्म नंद को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। इसको नंद वंश क्यों कहा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 शासक हुए, तो इसीलिए इसे नंद वंश के नाम से जाना गया। 9 नंद भी कहा जाता है, ठीक है, ये जानते रहिएगा। और द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है और पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उग्रसेन, उग्रसेन या महापद्म नंद को ही द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। चाहे द्वितीय परशुराम कहे, चाहे भार्गव कहे, ठीक है। चाहे एक राट की उपाधि किसने धारण की, ये भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो एक राट की उपाधि सबसे पहले किसने धारण करी? तो उग्रसेन या महापद्म नंद ने ही एक राट की उपाधि धारण की थी। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सारे आ सकते हैं, ये जानते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा घनानंद, घनानंद। इसे नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है, या धनानंद, ठीक है।
ये कुछ भी आपसे पूछ ले तो जानते रहिएगा। इसे माना जाता है अंतिम शासक। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक कौन था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो भी हो जाएगा घनानंद, ठीक है। और अंतिम शासक घनानंद। इसका नाम घनानंद क्यों पड़ा? धन अर्जित करने की अभिलाषा के कारण इसका नाम धनानंद या घनानंद पड़ा था। ये जानते रहिएगा, जब भी आपसे पूछे तो ये इसका सही आंसर आप बता सकते हो। अब अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि घनानंद चूंकि नंद वंश का आखिरी शासक था और अत्यधिक धन अर्जित करने की इसकी अभिलाषा थी, इसने जो है नदी में एक जगह बहुत सारा धन इसने छिपा दिया था घनानंद ने, ठीक है। तो अब ये पूछा जा सकता है, संभावित क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है किसने अपना धन जो है नदी में छिपा दिया था। अगर ऐसा भी पूछा जाता है तो भी हो जाएगा घनानंद, इसने बहुत सारा अपना धन नदी में छिपा दिया था। तो ये अगर क्वेश्चन संभावित अगर बने तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर पूछे तो वो अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत पर सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ हक्कामनी शासकों का। हक्कामनी शासक या हक्कामनी वंश के शासकों का। और सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो सबसे पहला जो आक्रमणकारी होता है वो होता है साइरस द्वितीय। भारत पर प्रथम आक्रमणकारी हक्कामनीसी वंश का कौन होता है? तो वो होता है साइरस द्वितीय। इसी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय हक्कामनी वंश का कौन सा शासक भारतीय क्षेत्रों पे शासन कर रहा था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा तृतीय। अरबेला का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? अरबेला का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में हुआ। सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में हुआ था। कब हुआ? अगर डेटिंग पूछे तो 331 बीसी में। कब हुआ था? तो 331 बीसी में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरबेला का युद्ध का डेटिंग जरूर जानते रहिएगा, पूछा जा सकता है कब हुआ। तो 331 बीसी में। और अरबेला के इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो दारा तृतीय। किसकी पराजय हुई थी? तो दारा तृतीय। उसके बाद अब देखिए सिकंदर से पूछेगा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। कब किया था? तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर कहाँ का शासक था? ये भी पूछता है। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर शासक था यूनान का। कहाँ का था? यूनान का। मान लीजिए अगर यूनान नाम नहीं देता तो यूनान की जगह नाम क्या देगा? मैसिडोनिया। कहाँ का शासक था? तो मैसिडोनिया ही शासक था सिकंदर। तो दो में से एक नाम जरूर देगा, या तो यूनान दे देगा या तो फिर मैसिडोनिया दे देगा। तो इन दोनों नाम को जानते रहिएगा। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? अगर ऐसा पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था। 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था। अगर ये पूछता है तो ये बता सकते हैं आप, 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो सिकंदर से जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। अगला, सिकंदर का जो युद्ध हुआ था वो किसके खिलाफ हुआ था? झेलम का युद्ध पोरस के।
पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर का है, कभी कभी पूछे कि पोरस के पिता का क्या नाम था, तो पोरस के पिता का नाम था बमनी, और माता का नाम, ये तो हो गया पिता का नाम, और माता का नाम पूछे तो पोरस की माता का नाम था अनुसुईया। ठीक है, पिता का नाम बमनी, माता का नाम अनुसुईया, ये दोनों जानते रहिएगा, ये दोनों थोड़े से अंदर के प्रश्न हैं। झेलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था झेलम का युद्ध। इसको 3 नामों से जाना जाता है, एक चाहे झेलम का युद्ध कहे, चाहे दूसरा कहे वितस्ता, चाहे हाइडेस बीच का युद्ध। तीनों नाम से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो कि किसके किसके बीच हुआ था, तो पोरस और सिकंदर के बीच में ये युद्ध हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आया हुआ है, तो इसको जानते रहिएगा। अगला, पोरस के संरक्षक का क्या नाम था, तो पोरस के संरक्षक का नाम था अरस्तु। पोरस के संरक्षक का क्या नाम था, ये अगर पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। पोरस के संरक्षक का नाम अरस्तु। पोरस के पिता का क्या नाम था पूछता है तो फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय, ये पोरस के पिता सिकंदर के पिता का नाम था। क्या नाम था, तो फिलिप द्वितीय। ये आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये जानते रहिएगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये अगर पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। बेबीलोन में। और कब हुई थी, तो 323 बीसी में। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर ने जब भारत के क्षेत्रों को जीता, तो जीतने के बाद इसने 2 नए नगरों की स्थापना करी। उन नगरों का क्या नाम था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा निकैया। निकैया, जिसे जीत का शहर कहा जाता है, जीत का शहर। और दूसरा बुकाफेला, अपने प्रिय घोड़े के नाम पर, प्रिय घोड़े के नाम पर इसने ये नाम रखा था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था, ये अगर पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुकाफेला। इसके प्रिय घोड़े का नाम था, और ये दोनों नगरों की इसने स्थापना करी। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव ये रहा कि सिकंदर ने भारत को एकीकृत किया, एकता के सूत्र में इसने भारत को बांध दिया, और उलूक शैली की नवीन मुद्राएं चलाई। कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में भारत जो है भारत को इससे बड़ा लाभ हुआ। तो इन सब क्षेत्रों में भारत जो है प्रभावित हुआ। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारा जो है भारत चिकित्सा के क्षेत्र में भी इससे प्रभावित हुआ। और तो ये कहा जाता है कि यद्यपि यूनानी बर्बर एवं मलेच्छ हैं, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान होने के कारण, ये वरामिहिर कहता है कि यद्यपि यूनानी बर्बर और यद्यपि यूनानी बर्बर हैं, किंतु ज्योतिष के क्षेत्र में ज्ञान होने के कारण ये प्राचीन ऋषियों के भांति वंदनीय है। अगर ये पूछता है, गंधार कला पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, यूनानी प्रभाव, यूनानी और भारतीय दोनों जो है व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा, एक दूसरे के साथ दोनों के व्यापारिक संबंध बने इस आक्रमण के कारण। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए तो वह दर्शन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र आदि सारे क्षेत्रों में सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप ये प्रभाव पड़ा, और व्यापार का भी माध्यम हुआ एक दूसरे से। तो ये सब सारी चीज़ें अगर कुछ भी पूछे तो भारत पर आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है। और उसके बाद सिकंदर का जो आखिरी अभियान होता है वो किसके खिलाफ होता है, तो ये अगर पूछता है तो कठों के खिलाफ इसने अभियान किया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है कि
कहाँ के पुरुषों के मरने के बाद स्त्रियों ने अस्त्र उठा लिया था? अगर ऐसा पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वकों के मरने के बाद, अश्वकों के पुरुषों के मरने के बाद, जिनकी राजधानी थी मत्सक। यहाँ पर जो है पुरुषों के मरने के बाद स्त्रियों ने जो है अस्त्र उठा लिया था। अगर ऐसा पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वक। अश्वकों के खिलाफ जो है सिकंदर ने जो है समझौते का भी पालन नहीं किया। एक ये कहा जाता है कि दोनों के बीच में एक समझौता हो गया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया और इसने बाद में जो है इनके ऊपर आक्रमण करके यहाँ के पुरुषों के बाद महिलाओं को भी, स्त्री बच्चों, बहुत सारे लोगों को इसने मरवा दिया था। तो ये इसके विश्व विजय होने पर एक काला धब्बा माना जाता है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए तो ये आप बता सकते हो। तो अब ये सब सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इनसे, यहाँ से, और हमेशा ये बनते हैं। उलूग शैली के सिक्के किसके नकल कहे जा सकते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो सिकंदर के आक्रमण के कारण ही भारत में उलूग शैली के सिक्के जारी किए गए। सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इसके साथ आने वाले 3 इतिहासकार हैं। कौन कौन से? नियार्कस, आनिसेक्रेट और अरिस्टोबुलस। उसमें से किसने सिकंदर की जीवनी लिखे? ये अगर पूछता है तो आनिसेक्रेट ने। आनिसेक्रेट, इसी ने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। ये जानते रहिएगा, पूछेगा तो आप बता सकते हो कि आनिसेक्रेट ने ही सिकंदर की जीवनी लिखी। ठीक है, तो ये अच्छा, पर्सिपोलिस, बेहिस्तून और नक्श रुस्तम, ये अभिलेख किसके हैं? तो ये है पारसिक शासकों के। पारसिक शासक दारा प्रथम के ये अभिलेख हैं। अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा, दारा प्रथम। ठीक है, पर्सिपोलिस, बेहिस्तून और नक्श रुस्तम, ये तीनों अभिलेख किसके हैं? ये तीनों अभिलेख हैं दारा प्रथम के अभिलेख हैं। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो अब आज के लिए ये जो हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और मान लीजिए बड़ा अच्छा है, लगे हाँ तो उसको भी बता देते हैं। अब ये कहें कि नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को किसने मारकर एक नए साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर एक नए साम्राज्य की स्थापना करी थी। अब अगले टॉपिक में जब आपसे चर्चा होगी तो वो किसके बारे में होगी? मौर्य वंश के, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा हमारा अगला, मौर्य वंश, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।